See, almost all the items I have covered that day. Only adjustment part was pending. Yes. Correct. Okay. So let me come to loss by theft and profit on sale of fixed assets. What we have done for that? We have made an working note. ठीक है, उस वर्किंग नोट में हमने कैसे दिखाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एक वर्किंग नोट था जिसमें हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में से लॉस बाय थेफ्ट को माइनस कर दिया. ठीक है, Yes. 1.25 में से 0.80 माइनस किया था आपने, तो आपका आंसर आया था 0.545. 0.45. ठीक है, वेरी नाइस. तो ये 0.45 आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के इनर कॉलम में दिख रहा है. ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इनर कॉलम. These are my extraordinary items and inner column. 8.8. हाँ जी, तो अब आपको क्या करना है, देखो एक मिनट. अब जो एडजस्टमेंट्स है ना, हमें वो पूरी करनी है. अब देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 was valued at ₹6 lakhs. ठीक है, इसका हमने एक इफेक्ट ऑलरेडी दिखा दिया है. इफ यू रिमेम्बर, इसका एक इफेक्ट कहाँ जाता है, पीएनएल में, एक मतलब ट्रेडिंग में. अब पीएनएल और ट्रेडिंग तो एक ही है ना. ठीक है, इसका एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग में और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में. ट्रेडिंग मतलब अब ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही है, तो मैं पीएनएल ही बोलूंगी. ठीक है, तो आप मुझे बताइए, हमने क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट पीएनएल में कहाँ दिखाया था, ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस किया था ना. चेंज इन द हाँ. इन्वेंटरीज चेक करो सारे, यहाँ बताया था आपने, देखो बताती हूँ. देखो यहाँ पे चेंज इन द इन्वेंटरीज दिख रहा है, थर्ड वाला एक्सपेंस. हाँ, यस, द थर्ड वन, हेडिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, थर्ड वाला. चेंज इन द इन्वेंटरीज. यहाँ पे हमने एक वर्किंग नोट बनाकर, अलग से हमने एक वर्किंग नोट बनाकर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया था. ठीक है, तो एक इफेक्ट तो हो गया, उसका एक इफेक्ट तो हो गया 6 lakhs का, पर हमको सेकेंड इफेक्ट भी तो दिखाना है. तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में. ये क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग स्टॉक. तो 31 मार्च 2014 का जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी है. पहली बात Current assets. तो ये मेरी असेट्स है. कौन सी वाली असेट है, नॉन करंट की करंट. करंट. Current. यस, तो करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री की एक Inventory. हेडिंग है. हाँ, in that particular heading you have to write 6 because sum is already in lakhs. हाँ, तो आप 6 lakhs नहीं लिखोगे, you just have to write down 6 in the inner column, everything in the inner column. Okay, is it clear? मैम एक और बार रिपीट करो. हाँ जी, बिल्कुल रिपीट करेंगे. देखो, सबसे पहले तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं. एक होता है पीएनएल में, एक होता है बैलेंस शीट में. जैसे हम पहले कैसे दिखाते थे, पीएनएल के ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में ऐसे तो दिखाते थे. अब क्या करेंगे, उसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम ये फॉर्मेट को. तो अब क्या करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक से लेस कर देंगे पीएनएल में. ठीक है, सबसे पहले तो मेरा ये एक्सपेंस में जाएगा. एक्सपेंस में कहा, एक इसकी स्पेशल जगह बनी हुई है, दैट इज चेंज इन द इन्वेंटरीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे लिखा हुआ है. अब क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेरा रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, फिनिश गुड्स ही होगा. तो मैंने क्या करना है, चेंज इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स में जाकर वर्किंग नोट बनाकर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करनी है. आप वो कर चुके हो क्योंकि हमारा पीएनएल बन चुका है, अभी पूरा नहीं हुआ पर बन चुका है. तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हम कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन जो इस क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो सेकेंड इफेक्ट भी तो आएगा इसका. सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में, जैसे हम पहले दिखाते थे. अभी भी बैलेंस शीट के एसेट्स में ही आएगा, लेकिन एसेट्स भी कौन सी, नॉन करंट एसेट्स की करंट एसेट्स. करंट एसेट्स, करंट मीन शॉर्ट टर्म. अब करंट एसेट्स आप देखो, ये देखो आपके पास जो फॉर्मेट है,
इस फॉर्मेट में ये आपकी करंट एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट्स में कौन सा वाला आइटम है जो स्टॉक से रिलेटेड है? Inventories. वेरी गुड, इन्वेंटरी। गुड जॉब। इन्वेंट्रीज मतलब आपने क्या करना है, इन्वेंट्रीज में उठाकर क्लोजिंग स्टॉक डाल देना। और वाकई में बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग स्टॉक ही तो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, मतलब ओपनिंग स्टॉक कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ओनली क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। We are showing our closing stock in the balance sheet. There is a heading of current assets, and then there is a subheading of inventory. In that particular subheading, we are showing our closing stock as our second effect. Okay, as the second effect, it will go to current assets. Inventory is part. अब सबको समझा? Yes. हाँ मैम। Okay. Yes, यस Good. मैम। तो आप लिखो, जाओ इन्वेंट्रीज में लिखो 6 इनर कॉलम। बैलेंस शीट में जाइए, असेट्स में नीचे नॉन करंट एसेट्स हैं, उसमें इन्वेंट्रीज हैं, उधर लिखिए 6 इनर कॉलम। अब ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 32%, ये अभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 32%, क्योंकि ऊपर तो बताया नहीं है, इसने नीचे सिर्फ लिख दिया प्रोविजन करो 32%, अमाउंट तो बताया नहीं है। अमाउंट हमने निकालना है विद द हेल्प ऑफ 32%, पर ये तो अभी नहीं हो सकता, तो किधर हो सकता है? लास्ट में क्यों लास्ट में क्यों हो सकता है, अभी नहीं हो सकता तो? पूरा इनकम का बाद में लास्ट में निकलता है ना टैक्स। हाँ, पहले इनकम तो मिल जाए, अभी इनकम ही नहीं निकाली है, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सपेंसेस पूरे ही नहीं हुए, इनकम्स पूरी ही नहीं हुई है, क्योंकि एडजस्टमेंट बाकी है। अब देखो एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, जिसपे हम अभी आ रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेरा एक एक्सपेंस है जिसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक बैलेंस शीट के असेट्स में से लेस हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स में से, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाता था, तो अभी भी तो जाएगा, बेशक डेबिट में नहीं जाएगा, पर कहीं तो फिट होगा ही, कहीं डेप्रिसिएशन तो जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 15% है और फर्नीचर पे 10% है। वी विल डू वन बाय वन, ठीक है। ध्यान से सुनना बड़े, हमने ये आइटम किए ही नहीं है, छोड़ दिए हैं जो ऊपर से रिलेटेड है। अब देखो, मशीनरी पे 15, फर्नीचर पे 10, ये याद रखो, ठीक है। अब हम नीचे नहीं जाएंगे, देखो डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी, मशीनरी देखो, यही रहा मशीनरी, मेरे कर्सर पे देखो, मशीनरी का अमाउंट कितना है वो बताइए। 3, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स 2.75 1.75 है, तो मशीनरी 3 होगा, है ना, है ना। तो अब क्या हाँ, करेंगे, हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मशीनरी किसका आइटम है, बैलेंस शीट का। जाओ बैलेंस शीट में, साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ करते जाओ, जाओ बैलेंस शीट में। मशीनरी लाइबिलिटी नहीं होती है, ये तो मेरी असेट होती है, ठीक है, तो एसेट्स में जाइए। मशीनरी लॉन्ग टर्म एसेट होता है कि शॉर्ट टर्म, यू टेल मी। लॉन्ग टेंजिबल है। टर्म। लॉन्ग टर्म, वेरी गुड, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म। होता है ये। तो बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म, इट विल बी हेडेड टू नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में पहला पहला करंट फिक्स्ड एसेट। एसेट्स, यस। नॉन यस। करंट एसेट्स में फर्स्ट हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स, आई थिंक देयर यू हैव रिटन टेंजिबल एसेट्स पहला पहला, बट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली देयर, वहां पे मुझे फाइनल आंसर लिखना है इनर कॉलम में। तो अब मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, come to the working note, and what is the number of working note, you have to let me know. 6. Right, very वर्किंग good, नोट नंबर 6। very good. Write down working note number 6, fixed as tangible fixed assets. Be very specific, tangible fixed assets, because there are again different types of fixed assets, no, 4 different types, but we have to do as per tangible. So write down tangible fixed assets, underline that heading, and come to the next line, write down machinery. And see, look here, look.
Don't go to the extreme right corner. Don't go to the extreme right corner. Write it in the middle of the page. 3. 3 means 3 lakhs. You don't have to write 0 zeros. Only use 3 because our working note is also in the form of figures in lakhs. We have converted it. Okay. So what you have to do is write down machinery 3. थोड़ी सी दूरी पर लिखो, बहुत राइट हैंड साइड में उसको नहीं लेके जाइए. I will explain you. Machinery 3. मशीनरी के नीचे लिखिए लेस डेप्रिसिएशन. मशीनरी के नीचे लिखिए लेस डेप्रिसिएशन. ब्रैकेट में लिखिए 15%, 15%. ठीक है, मशीनरी 15% है तो 3 का 15 कितना होता है? 0.45 होता है शायद. 0.45. हाँ जी बिल्कुल बराबर है, 0.45. तो अब क्या करोगे आप? 3 के नीचे लिखोगे 0.45 ब्रैकेट में. 3 के नीचे 0.45 ब्रैकेट में लिखा. अब क्या करोगे आप? 3 में से 0.45 माइनस करके अब उस अमाउंट को बिल्कुल राइट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखोगे. अब समझ आया मैं क्यों बोल रही थी कि पहले ही मत चले जाओ इतना राइट हैंड साइड कॉर्नर में, क्योंकि पहले माइनस करेंगे तब तो बताएंगे कि अच्छा इसका अमाउंट है ना इतना है. हाँ हलीमा बताओ कितना है बेटा? 2.55. संतोष आप है ना स्क्रीन पे स्क्रिबल कर रहे हो. मैं रोज थोड़ी ना एनोटेशन बंद करती बैठूंगी. सी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. रब करो उसको. संतोष बेटा रब करो. तुम लोग स्क्रीन पे वो ना एनोटेशन का स्टार्ट कर देते हो. संतोष मैम वो गलती से हो गया. हाँ मुझे पता है बेटा गलती से ही होगा ना. कोई बात नहीं, तू उसको रब कर दे. ठीक है. चलो आगे देखो. अभी हो गया ये मशीनरी हो गया. अब कौन सा Yes, पॉइंट है? ma'am. फर्नीचर. अब ढूंढो फर्नीचर का. ये रहा कैरेज इनवर्ट के नीचे ऊपर ऊपर. फर्नीचर का अमाउंट कितना है देखो तो जरा. 2. 2. 2. यस करेक्ट. 2. फर्नीचर का 2 है. हाँ बड़े ध्यान से. हाँ अब हमारे पास स्केल का ऑप्शन नहीं है कि स्केल रखकर पेज पर सीक्वेंस में देखी. बहुत ध्यान से देखो. फर्नीचर 2 है तो आप जाइए जहाँ पे आपने लिखा है मशीनरी, वहीं पे उसी वर्किंग नोट में मशीनरी पहला है तो दूसरा है फर्नीचर. लिखो फर्नीचर. आपने जैसे मिडिल में लिखा था ना 3 माइनस 0.4 वैसे ही बिल्कुल सेम. 2 फर्नीचर 2. उसके नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में 10%. लेस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट 10%. So from 2, I mean, what is the 10% of 2? 0.20? 0.22. Yes. No, not 22. It will be 0.20. 0.2. हाँ हाँ 0.2 ही मैम. अच्छा ठीक है. सॉरी मैंने गलत सुना. 0.2. हाँ वेरी गुड. ब्रैकेट में 0.2. ब्रैकेट में 0.2. So 2 minus 1.8. yes. तो उसको 1.8 को ना बिल्कुल बाहर की तरफ लिखो राइट हैंड साइड एक्सट्रीम कॉर्नर पे. हाँ जी. अब समझ आया. अब आपके पास थोड़ा ऐसे मतलब आपने इनर आउटर बनाया नहीं है पर वो दिखेगा जैसे ही कि इनर एंड आउटर बनाए. तो इनर में आपने लेस डेप्रिसिएशन कर दिया, आउटर में दोनों के फाइनल आंसर. दोनों को ऐड करो. आउटर कॉलम जैसा लिखा है ना अपने दोनों अमाउंट्स. एक लिखा है 2 पॉइंट समथिंग और एक लिखा है 1.80. दोनों को ऐड कीजिए. 2.55 plus 1.80 is equal to 4.35. 4.35. हाँ तो 4.35 का लेफ्ट हैंड साइड में नाम लिखेंगे टोटल फिक्स्ड, टोटल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टोटल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. क्या था? हाँ बोलो बोलो वैशाली. यस वैशाली बोलो बेटा. कुछ नहीं. अच्छा ठीक है. तो आपने टोटल क्या निकाला? 2 पॉइंट क्या बोला? मैं भूल गई. 4.35. 4.35 is my total tangible fixed assets. Fixed asset. Yes, 4.35. तो आप इसको लेके आइए. अब कहाँ पे? उधर देखिए. 1 मिनट में आपको बताती हूँ.
ये वाला जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, देखो फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में, उसमें टेंजिबल एसेट्स दिख रहा है, उसकी इनर कॉलम में 4.35, इनर कॉलम 4.35, दैट्स इट। देखो कितना इजी है, बस हमने वर्किंग नोट बनाया, डेप्रिसिएशन लेस किया, दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर लेकर आए यहाँ पे इनर कॉलम में। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता हमारा, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पीएनएल के फॉर्मेट में आ जाओ, पीएनएल के उसमें देखो एक एक्सपेंसेस के आपने डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं। तो फिनेंस एक्सपेंसेस के नीचे दिखा है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। Yes. हाँ, तो अब आप बोलोगे मैम कैसे लिखें, अब तो दो डेप्रिसिएशन है। देखो सबसे पहली बात 4.35 नहीं दिखाना है, 4.35 तो बैलेंस शीट का अमाउंट है, पीएनएल में तो हमको सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाना है। तो हमारे दो डेप्रिसिएशन थे, एक था 0.45 और एक था 0.20, दोनों को पहले कैलसी पे प्लस करो, दोनों को 0.65. हाँ क्या क्या प्लस किया, आई विल रिपीट। 0.45 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी था एंड 0.20 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर था, तो आपका हो जाएगा 0.65 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप क्या करोगे, इसको सीधा इनर कॉलम में लेके आओगे, कोई वर्किंग नोट नहीं बनानी, ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाए, बस उन दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस करके यहाँ पे आप लिख रहे हो, ठीक है। 0.65 चाहिए तो डेप्रिसिएशन के बाजू में ब्रैकेट में लिख दो कि मैम 0. किधर लिखना है? बच्चा मैंने स्क्रीन पे दिखाया, देखो स्क्रीन देखो, आप अपनी स्क्रीन दिख रही है, हाँ आप स्क्रीन पे मेरा कर्सर दिख रहा है, ये वाला, हाँ ये पीएनएल का एक एक्सपेंस का आइटम है। देखो पीएनएल में आपके पास एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे, है ना, हाँ चेंज इन इन्वेंट्रीज, परचेज ऑफ हाँ स्टॉक इन ट्रेड, फाइनेंस एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास एक अलग जगह बनी हुई है, हेडिंग बनी हुई है, तो क्यों ना इसको उसी में ही डाला जाए, वाई टू जम्बल इट, वाई टू मेस इट इन अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन में डाल दिया 0.65 इनर कॉलम, देखो इसने भी सारे मार्क्स इनर कॉलम में डाले हैं, क्रॉस मार्क्स, ठीक है, इनर कॉलम। तो डेप्रिसिएशन का ब्रैकेट चाहिए तो बना सकते हो कि ये 0.65 कैसे आया, कैसे आया, 0.45 प्लस 0.20 ऐसे आया, तो ये ब्रैकेट बना लो, भूल नहीं जाओगे ना फिर, कभी लगेगा कि ये कहाँ से आया तो समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो कंफ्यूज होनी नहीं चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सिर्फ दो ही है, जो जो वर्किंग नोट में बनाया था बस वही तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो है ही नहीं बिल्कुल। दो इफेक्ट हो गए, देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15%, एक मैंने फिक्स्ड एसेट से लेस किया, दूसरा मैंने अभी अभी डेप्रिसिएशन में दिखाया पीएनएल के। फर्नीचर के भी दो इफेक्ट्स हो गए डेप्रिसिएशन के, फिक्स्ड एसेट्स में से फर्नीचर में से लेस किया, और दूसरा अभी अभी हमने पीएनएल के डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के हेडिंग में दिखाया है। हो गए दोनों। शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स वैल्यू ऑफ ₹5 ईच, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 5, तो ये ₹5 की जो एक शेयर ₹5 का है ना, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, it is not an adjustment, you have to determine whether a particular point is an adjustment or just an information, you have to determine that, okay. But now looking at this point we have come to a conclusion that this is an information not an adjustment, पढ़ के ही पता लग रहा है ये कोई एडजस्टमेंट थोड़ी है, तो बस ये इंफॉर्मेशन है, इसको क्या करना है हमको, शेयर कैपिटल की ब्रैकेट में लिखना है, फेस वैल्यू ₹5 और हमने पहले से ही लिखा है, चाहिए तो चेक करो, बैलेंस शीट में जो आपने शेयर कैपिटल लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में देखो ये आपने लिखा है, इट्स फेस वैल्यू इज ₹5, हाँ दैट्स इट, उसका कोई हाँ सेकंड जी. स्टेप नहीं आएगा, बराबर, ठीक है। नीचे उसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो तो हम बना ही रहे हैं, हो गया। अब आ जाओ पीएनएल पे, अब हो गया, अब एक भी आइटम ऐसा नहीं जो छूटा हुआ, अब आ जाओ पीएनएल पे, ये देखो, एक मिनट रुको, मैं ना ये फॉर्मेट ओपन करती हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी बोलने में। हाँ तो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, sorry, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है स्टार्टिंग से, ये देखो स्क्रीन पे देखो आप,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने कुछ तो लिखा है इनर कॉलम में, अदर इनकम्स कुछ तो लिखा है इनर कॉलम में। तो बड़े ध्यान से सुनते जाओ, करते जाओ। सुनो पहले मुझे और फिर करो। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स दोनों के इनर कॉलम का टोटल बताइए मुझे। दोनों के इनर कॉलम का टोटल। 34.3 फिर से बोलो, फिर से बोलो। 34.3 34.30 कुछ नहीं है, मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मुझे चाहिए ही चाहिए। yes ठीक है, अब देखो मुझे ना इसके हिसाब से मत देखो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, मैं जो बोल रही हूँ वैसे करो। अब है ना, ये जो 34.30 है ना, उसको आप टोटल रेवेन्यू, ये देखो दिख रहा है थर्ड नंबर, टोटल रेवेन्यू 1+2, Yes. इसके आउटर कॉलम में हाँ लिखो। देखो इसने क्रॉस मार्क दोनों जगह डाला है, मुझे दोनों जगह नहीं डालना है, मुझे सिर्फ आउटर कॉलम में लिखना है 34.30, दैट्स इट। आप समझा? आउटर कॉलम कब यूज करना है, समझा? अभी हर एक के ओके टोटल का हाँ आउटर कॉलम है। ठीक है, अच्छा अभी एक्सपेंसेस में आ जाइए। अब एक्सपेंसेस में आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कुछ नहीं लिखा है, नील करो, छोटा डैश लगा दो, हाइफन। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कुछ तो है, कैलसी में डालो। चेंज इन इन्वेंट्रीज का आंसर शायद माइनस में आया था, तो कैलसी पे भी माइनस करना है। बड़े ध्यान से सुनो, मुझे याद है परसों हम लोग कर रहे थे ये सब, और चेंज इन इन्वेंट्रीज का आंसर माइनस में आया था। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. मैम हाँ 32 आया मैम आंसर. हाँ, तो माइनस करना है। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉय बेनिफिट कुछ तो था, उसको भी कैलसी में ऐड करो। फाइनेंस एक्सपेंसेस में भी कुछ तो था, कैलसी पे ऐड करो। डेप्रिसिएशन अभी अभी जो लिखा उसको भी ऐड करो। अदर एक्सपेंसेस में अगर कुछ था तो ऐड करो, नहीं तो नील करो। अब ऐड करके सारे सबका टोटल बताइए। एक्सपेंसेस का, हाँ, ऊपर इनकम्स का मैं नहीं बोल रही। 32. 32। Yes. तो ये टोटल एक्सपेंसेस हेडिंग दिख रही है आपको? देखो मेरी स्क्रीन पे टोटल एक्सपेंसेस की हेडिंग दिख रही है। हाँ. उसके आउटर कॉलम में लिखो 32 पर ब्रैकेट में। मैं रीजन बताती हूँ ब्रैकेट क्यों। टोटल एक्सपेंसेस हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इनकम से 32, एक्सपेंस लेस होता है. वेरी गुड, क्योंकि एक्सपेंसेस लेस होते हैं, सिंपल। तो टोटल एक्सपेंसेस हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 32 ब्रैकेट। अब देखो, रुक जाओ, अब आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना था? 34.30. हाँ, 34.30 नहीं बोलते हैं, 34.30 30. बोलते हैं। 30. वेरी 30 गुड, वेरी गुड। और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 32। Yes. 34.30 में से 32 गया तो 2.30 बचा। Yes. हाँ, तो हाँ वो होगा आपका, देखो मेरा कर्सर की तरफ, वो होगा आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल एंड टैक्स के आउटर कॉलम में, के आउटर कॉलम में लिखोगे। ठीक है, लिखा? मैम रिपीट करो ना। हाँ, फिर से बोलती हूँ। देखो आपका टोटल रेवेन्यू कितना था? टोटल रेवेन्यू मतलब वो जो ऊपर वाला, ये वाला, यहाँ पे आपने लिखा था टोटल रेवेन्यू। वर्ड्स पे ध्यान दो, मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है। टोटल रेवेन्यू हाँ मतलब ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये मेरी टोटल इनकम्स है। ठीक है, ये मेरा था 34.30। अब ये जो मेरा हाँ टोटल एक्सपेंस जो मैंने अभी निकाला वो 32 है, मतलब मेरी टोटल इनकम्स हाँ 34.30 और मेरे टोटल एक्सपेंसेस 32। दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा ना बच्चा। इनकम में से हाँ एक्सपेंसेस हाँ। लेस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो लेस करने यस से मैम। कितना मिला? सिंपल है, 34.30 माइनस 32 इज 2.30। हाँ तो यही तो है मेरा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स, जहाँ पे मेरा कर्सर है। देखो मेरे कर्सर को देखो, यही तो है हाँ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। लिखो उसको आउटर कॉलम में 2.30। किसके आउटर कॉलम में? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है? आप पढ़ो, सारे पढ़ो, उसके नीचे क्या है? Exceptional items. आपने अपनी एक्सेप्शनल नोटबुक में भी आइटम्स लिखा होगा। Yes. हाँ, तो नील कर यस दो मैम। क्योंकि है ही नहीं।
आउटर कॉलम में नील कर दो, क्योंकि है ही नहीं ना, जो नहीं है उसको नील कर देंगे। नील करके अंडरलाइन करो उसके नीचे, नील के नीचे, और वापस वही सेम प्रॉफिट लिखोगे आप। देखो आपके पास 2.30 है, 2.30 में से माइनस करोगे 0, तो आंसर क्या आएगा? 2.30. हाँ 0.30. वेरी गुड। तो 2.30 ही मेरा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स है। ये देखो मेरा कर्सर, जी, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स, क्योंकि एक्सेप्शनल नहीं है। अच्छा अब आप खड़े हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने इनर कॉलम में लिखा था क्या? सॉरी, उसको ना आउटर कॉलम में लिखना था, क्योंकि एक ही आइटम है ना। चलो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का अमाउंट कितना था बताइए तो फिर से एक बार। 0.54. हाँ 0.45. 0.45 आपने इनर कॉलम में लिखा था, उसको कट करके आउटर में लेके आइए। कट कर दो, आउटर में लेके आओ। अब देखो आउटर में आपको क्या दिख रहा है? एक तो एक तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है, जिसका अमाउंट था 2.30, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिख रहे हैं 0.45। अब 0.45 मैम प्लस करना है कि माइनस करना है वो तो लिखा ही नहीं है इसमें, ऐड और लेस। अरे कॉमन सेंस है, अगर अमाउंट प्लस में आया तो प्लस में ही लिखेंगे, अगर माइनस में आया तो माइनस करेंगे ना। अब हमने जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाले थे वर्किंग नोट में, देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का हमने वर्किंग नोट बनाया है, उसमें अमाउंट प्लस में आया था कि माइनस में आया था? प्लस में आया था, तो प्लस ही Plus में. करेंगे ना यहाँ भी, अल्टीमेटली तो हम प्लस ही करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो 2.30 में 0.45 को ऐड कीजिए। 2.75. हाँ तो 0.45 के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, 0.45 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करो। और अब बताओ मुझे, ये देखो नेक्स्ट मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, अब बताओ मुझे मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? फिर से बताओ हलीमा। 2.75. 2.75, वेरी गुड। 2.75 इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आप आउटर कॉलम में लिख रहे हो सारे, ठीक है। हाँ मैम. 2.75, वेरी गुड। 2.75। अब देखो नीचे आपके पास है ना, आपने लिखा है लेस टैक्स, आपने लिखा है लेस टैक्स, तो ब्रैकेट बनाओ। ये करंट और डेफर्ड नहीं लिखना होता, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, ठीक है। टैक्स के बाजू में ब्रैकेट बनाओ या उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखो, आपको जो समझ आए। देखो रुक जाओ, टैक्स ये रहा, सेकेंड एडजस्टमेंट, ये देखो सेकेंड एडजस्टमेंट अभी तक छूटी हुई है। मेक अ प्रोविजन ऑफ टैक्स 32%। अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 2.7। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही तो टैक्स निकालते हैं, कभी भी याद Yes रखो मैम. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही टैक्स लगाते हैं, कोई और प्रॉफिट पे नहीं लगाएंगे। तो अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 2.75, ब्रैकेट बनाओ, टैक्स के बाजू में ब्रैकेट बनाओ। 2.75 इंटू 32%, 32 कहाँ से आया? एडजस्टमेंट नंबर 2 स्क्रीन पे देखो, ठीक है। तो हाँ अब मैं वापस फॉर्मेट में आती हूँ। हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा 2.75 आउटर कॉलम, लेस टैक्स, ब्रैकेट में लिखा है 2.75 इंटू 32%। आप मुझे इसका अमाउंट बताइए पहले। 0.88. अच्छा 0.88 को आउटर कॉलम में लेके जाइए, ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट? क्योंकि माइनस करना है, ठीक है। 0.88 को 2.75 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कीजिए। 1.87. 1.87 है आपका। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मेरी स्क्रीन पे देखो, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मैंने पहले भी सिखाया था आपको, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा लिखना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, सिंपल। For the year. हाँ वेरी गुड। तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करके जो फाइनल आंसर निकाला है उसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, आउटर कॉलम में क्या दिख रहा है फिर से एक बार बोलो। Net profit for the year outer column में 1.87. वेरी गुड, आउटर कॉलम 1.87 प्लस में आ रहा है ना,
तो प्लस में लिखो, माइनस में आ रहे तो ब्रैकेट में हाँ लिखो। हाँ अगर प्लस में आ रहे तो प्रॉफिट है, अगर लॉस ब्रैकेट में आ रहे तो लॉस है। लॉस ठीक है। है, ठीक है ना, इतना समझ गए सारे। इसको टैली फिगर की तरह क्लोज करो। मैं अमाउंट फिर से भूल गई, 1.87 1.87, नहीं 1.87, वेरी गुड, 1.87। रुक जाओ, अभी जो अभी अभी हमने टैक्स निकाली थी ना 0.88, वो तो एडजस्टमेंट वाला आइटम था। सुनो सारी, टैक्स का आपने ब्रैकेट बनाया था 2.75 इंटू 32%, आंसर वाज 0.88 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस तो 0.88 जो था ना वो एडजस्टमेंट वाला आइटम था, टैक्स एडजस्टमेंट में दी हुई थी, ना कि ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स का इफेक्ट एक ही होता है, लेकिन एडजस्टमेंट्स का दो इफेक्ट होते हैं, टू और मोर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0.88 का सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे। 0.88 था क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इफेक्ट होता है बैलेंस, एक इफेक्ट होता है पीएनएल में, दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में, अंडरस्टूड है। पीएनएल में तो हम दिखा चुके, कहाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस कर दिया अभी अभी जस्ट। ठीक है, ये एक इफेक्ट हो गया 0.88। तो अब दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, ये लायबिलिटी की एसेट है, लाइबिलिटी वेरी गुड। अब लाइबिलिटी दूसरा है। क्वेश्चन अराइज होता है, ये बड़ी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म वेरी गुड, शॉर्ट टर्म वेरी गुड। अब भी करंट ईयर की लायबिलिटी है तो करंट ईयर में ही पे करेंगे ना, टैक्स तो हर साल पे यस करते हैं ना हम, तो ये शॉर्ट टर्म यस लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वेरी गुड। में प्रोविजन। देखो यहाँ पे देखो सारे, एक मिनट रुको, ये रहे लाइबिलिटीज। ये देखो, पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, मतलब करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज में भी कहाँ जाएगा, ये देखो लास्ट लास्ट शॉर्ट टर्म प्रो, नाम से ही देखो दिख रहा है प्रोविजंस, सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यहीं जाएंगे, चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रपोज डिविडेंड हो, सब इधर ही जाएगा, क्योंकि वो प्रोविजन ही तो होते हैं। प्रोविजन मतलब रिजर्व करके रखा है हमने कल के लिए, कल पे करेंगे टैक्स, आज से रिजर्व करना शुरू कर रहे हैं, 6 महीने बाद पे करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ब्रैकेट में लिखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ब्रैकेट में लिखो टैक्स प्रोविजन। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर एडजस्टमेंट वाला आइटम है ना, तो आपने ना सेफर साइड दिखा दिया कि सेकंड इफेक्ट यहाँ दिखाना नाम के साथ, टैक्स प्रोविजन। और अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट 0.88 इनर कॉलम, आई रिपीट अमाउंट इनर कॉलम 0.88। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, जनरल रिजर्व बचा है। हाँ जी, रिजर्व हाँ हाँ वो मुझे याद है, पर जब तक वो पीएनएल क्लोज नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब सुनो, हाँ अब है ना, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, टैक्स का दूसरा इफेक्ट भी हो गया, दो दो इफेक्ट सबके हो गए, मतलब एडजस्टमेंट। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, थोड़े ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, 1.87 1.87। अब ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ही तो है जो बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंप्लीट करेगा और बैलेंस शीट को टैली करेगा। बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट the reserves and surplus can be completed and the balance sheet can be tallied. Am I correct? Am I right? यस मैम। Okay. तो अब आपको क्या करना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये नेट प्रॉफिट को लेके जाना, नहीं तो जब तक टैली नहीं होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में, कहाँ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो आपने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, नंबर बोलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नंबर बोलो वर्किंग नोट। 4 फोर, तो आ जाओ फोर्थ वर्किंग में। नोट नंबर 4 यस, वर्किंग नोट नंबर 4 में आ जाओ। आपने लिखा है जीआर, और जीआर का अमाउंट को आपने आउटर कॉलम में डाल दिया होगा, मतलब बाहर की तरफ लिखा होगा राइट हैंड साइड में। उसके नीचे लिखो रिजर्व्स एंड सॉरी जीआर के नीचे लिखो पीएनएल, पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। लिखने की जरूरत ही नहीं है नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस से करंट ईयर वाला प्रॉफिट ही
बैलेंस शीट में आती है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, आई मीन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? नेट प्रॉफिट 1.87। तो जीआर और 1.87 को ऐड करके यहाँ पे इनर कॉलम में लेके आइए। कितना आ रहा है ऐड करके? 3.87. 3.87। तो आप वर्किंग नोट नंबर में लिखेंगे 4 और इनर कॉलम में लिखेंगे 3.87। रिजर्व्स इन सरप्लस नोट नंबर 4, इनर कॉलम 3.87। नोट नंबर लिखना भूलना मत, हाँ, जिस जिसका है जो जो। अगर हम भूल गए हैं तो आप लिखिए। You all have to join this meeting.